क्लास 10th। देखिए अब तक हम लोग एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठ सकता है, आपने देखा कि जितने भी एसिड होते हैं लगभग सारे एसिड्स में क्या होता है, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। आप जब केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे तो आपने देखा कि मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड्स, तो वो मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्ट करे, वो HCl से करे, H2SO4 से करे, HNO3 से करे, जो सब्सटेंस बन रहे हैं वो एक जैसे हैं। भाई सॉल्ट बन गया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो आप देखेंगे कि सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी, किसी भी एसिड से रिएक्ट करे। इसका ये मतलब है कि जो एसिड होते हैं उनकी एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज है, और इसी तरह जो बेस होते हैं उनकी भी एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो अब एक दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से सारी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं? ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से सारे बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे एक जैसी होती है? इसलिए एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक है वो ये कहता है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सारे एसिड में क्या कॉमन होता है और इसी तरह सारे बेस में क्या कॉमन होता है। तो वो खुद ही कहते हैं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं उनमें कुछ क्या जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी हैं, इसी तरह बेस की भी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो एसिड में कॉमन है जिसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एक जैसी है? इसके लिए क्या है कि एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 2.8, जिसमें कहा गया है कि ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब के सॉल्यूशन ले लीजिए। ठीक है ना, ग्लूकोज को पानी में घोल लीजिए, अल्कोहल को ले लीजिए, थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए। फिर आप फिगर देख सकते हैं बना हुआ है, उसमें क्या है, एक कॉर्क ली गई है, उस कॉर्क में 2 नेल लगा दिए गए हैं, आयरन नेल लगा दिए गए, और उनको एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया है, और एक बल्ब लगा दिया गया है, और एक बैटरी लगा दी गई है। अब बैटरी लगा दी गई तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो आप ये देखेंगे कि अगर उस बीकर में जहां एसिड है यानी HCl है और H2SO4 है, वहां पर तो आपको ये दिखेगा कि बल्ब ग्लो करने लगा। बात समझ रहे हैं? जहां पर क्या है, HCl है और H2SO4 जब आप लेंगे, मतलब आप मान लीजिए एक बीकर में आपने HCl ले लिया और आपने कॉर्क लगा दी, उसमें 2 नेल लगा दी और बल्ब लगा दिया, बैटरी लगा दी, और करंट फ्लो हुआ। आपने क्या देखा कि बल्ब ग्लो कर गया। फिर आपने H2SO4 लिया, बल्ब तब भी ग्लो कर रहा है। लेकिन जब आप ग्लूकोज लेंगे या जब आप अल्कोहल लेंगे या इस तरह के और कोई आपने एसिटिक एसिड ले लिया, या खैर जो है हालांकि वो भी एसिड ही है पर वीक एसिड है, हालांकि वीक, और अभी मैंने उस पर आपसे बात नहीं करी, लेकिन चलिए वो छोड़ दीजिए। लेकिन मान लीजिए आपने कोई अल्कोहल ले लिया, ठीक है ना, आपने मेथाइल अल्कोहल ले लिया, एथाइल अल्कोहल ले लिया, तमाम तरह के अल्कोहल होते हैं, ईथर होते हैं, ईस्टर होते हैं, ये सब बहुत सारे जो है अलग अलग कंपाउंड्स हैं। या फिर आपने ग्लूकोज ले लिया, ठीक है ना, आपने इस तरह का कुछ भी ले लिया, और एक तरफ आपने एसिड लिया था। बात समझ रहे? एक तरफ आपने क्या लिया था, एसिड लिया था। तो आप क्या, HCl और H2SO4, तो आप क्या देखेंगे कि जब आपने HCl लिया था, मतलब वाटर में HCl मिलाया था, या जब आपने H2SO4 मिलाया था, तो बल्ब ग्लो कर रहा था, यानी बल्ब जलने लगा था। इसका मतलब है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। यानी जब आपने उसमें HCl लिया, H2SO4 लिया, तो इसमें करंट फ्लो हुआ। लेकिन जब आपने इसमें ग्लूकोज लिया या अल्कोहल लिया तो उससे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुई, तभी तो बल्ब नहीं जला। बात समझ रहे हैं? तो फिर अब एक क्वेश्चन उठता है, इसका मतलब कि भाई अच्छा एक बात और है, करंट फ्लो कैसे होता है? तो आप कहेंगे कि वो चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू करंट फ्लो होता है या आयंस के थ्रू करंट फ्लो हो सकता है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जब एसिड आपने पानी में मिलाया था, यानी उस बीकर में आपने पानी लिया था, उसमें थोड़ा एसिड डाल दिया था, तब उसमें करंट फ्लो हुआ था। फिर आपने कॉर्क लिया, नेल लगाया और उसको कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो उसमें करंट फ्लो हुआ और बल्ब ग्लो कर गया। जब आपने HCl लिया है, जब आपने H2SO4 लिया, इसका यह मतलब है कि जो HCl है या जो H2SO4 है, इसमें कोई पार्टिकल प्रेजेंट है या फिर कोई चार्ज आयन प्रेजेंट है।
ठीक है, आयन तो चार्ज होता ही है, चार्ज आयन कहने की जरूरत नहीं। अगर कोई आयन प्रेजेंट होगा तो यानी वो चार्ज एटम होगा, मतलब एटम जिस पर चार्ज हो उसको आयन कहते हैं। जैसे H+, हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तो H+ जो है वो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है ना। इसी तरह से OH- हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है इसको। OH- क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन होता है। तो अगर मान लिया जाए कि कोई आयन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, तभी तो, या फिर कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कुछ प्रेजेंट होगा, तभी इसमें करंट फ्लो हुआ, अदरवाइज तो करंट फ्लो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसका यह मतलब है कि जब आपने एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया था, एसिड को पानी में डाला था, तो वो एसिड किसी आयन में टूट गया होगा या चार्ज पार्टिकल्स में टूट गया होगा। बात समझ रहे हैं? यानी ऐसा जरूर हुआ होगा। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि वो चार्ज पार्टिकल क्या था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसिड होते हैं वो H+ आयन कंटेन करते हैं, ठीक है ना। जैसे HCl एक एसिड है, तो जब एसिड को वाटर में आप डालेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने के बाद वो H+ और Cl- में टूट जाएगा। H+ तो पॉजिटिव आयन है, Cl- नेगेटिव आयन है। इसी तरह से जब आप H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालेंगे तो वो भी H+ और SO4- में टूट जाएगा। इसी तरह नाइट्रिक एसिड को आप डालेंगे, SO4- में टूट जाएगा। और इसी तरह जब आप नाइट्रिक एसिड को डालेंगे तो H+ और NO3- में टूट जाएगा। इसी तरह जब आप एसिटिक एसिड यानी CH3COOH को डालेंगे तो वो CH3COO- और H+ में टूट जाएगा। यानी अगर आप देखें ध्यान से तो जितने भी एसिड थे वो सबके सब क्या कर रहे थे, सब में एक चीज कॉमन थी, वो थी H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन जो था वो सब में कॉमन था। इसका मतलब यह है कि जो एसिड की प्रॉपर्टी होती है वो इसी आयन की वजह से आती है। तभी तो सारे एसिड में एक ही जैसी केमिकल प्रॉपर्टी मिल रही थी, सारे एसिड एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। इसका यह मतलब था कि सारे एसिड में कोई ना कोई चीज कॉमन होती है। तो क्वेश्चन उठ रहा था आखिर वो कौन सी चीज होती है जो सारे एसिड में कॉमन होती है। तो हमें पता चला कि H+ आयन सारे एसिड में क्या होता है, कॉमन होता है। इसी तरह से अगर हम बेस का एग्जांपल लेते तो आप देखेंगे कि जो बेस होते हैं उनमें OH- आयन क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे एसिड में H+ आयन कॉमन होता है, वैसे ही सारे बेस में OH- आयन कॉमन होता है। आप इसी एक्टिविटी को बेस के साथ करके देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या करना है, आप ग्लूकोज ले लीजिए, और मैंने आपसे कहा ना आप अल्कोहल ले लीजिए, आप कोई बेस ले लीजिए। तो आप देखेंगे जब आप बेस को वाटर में मिलाएंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। NaOH, KOH जितने भी होते हैं, इस तरह के तमाम सारे बेस हैं। तो बेस मिलाने से क्यों बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि बेस में सब क्या है, कॉमन एक आयन प्रेजेंट है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए वहां पर वो ग्लो करेगा, ठीक है ना। और इसी तरह एसिड में भी ग्लो करेगा क्योंकि वहां भी क्या है, H+ प्रेजेंट है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, एसिड जब था तो भी बल्ब ग्लो कर रहा था, बेस में बल्ब ग्लो कर रहा था। यानी एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड और बेस ही है जो वाटर में मिलाने पर आयंस में डिसोसिएट होते हैं। अल्कोहल नहीं होता। ग्लूकोज जब पानी में मिलाया जाता है तो वो आयंस में नहीं टूटता है, तभी तो नहीं जलता है बल्ब। भाई ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। जब आप इसे वाटर में डालते हैं तो ये डिसोसिएट नहीं होता, यानी ये आयंस में ब्रेक नहीं होता, इस वजह से बल्ब ग्लो नहीं करता। पर जब आप एसिड को वाटर में डालते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि ग्लूकोज पानी में डालने पर बल्ब क्यों ग्लो नहीं किया, तो आप कहेंगे ग्लूकोज जो है वो आयंस में ब्रेक नहीं होता, आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए नहीं बल्ब ग्लो कर रहा था। पर जब आपने एसिड को वाटर में डाला तो वो डिसोसिएट हो गया, इसलिए बल्ब जल गया। जब आपने बेस को वाटर में डाला तो वो डिसोसिएट हो गया, इसलिए बल्ब ग्लो कर गया। तो यहां तक बात समझ गए होंगे आप सब कि क्यों एसिड और बेस डालने से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड और बेस जो है वही वाटर में डालने से क्यों जो है बल्ब जला, ग्लो क्यों किया। तो आप बताते हैं कि एसिड को पानी में जब आपने मिलाया तो एसिड जो था वो H+Cl- या आयंस में कहिए, क्योंकि HCl होगा तो H+Cl-, लेकिन अगर H2SO4 होगा तो H+ और SO4-।
माइनस माइनस में ब्रेक होगा, HNO3 होगा तो H+ और NO3 माइनस में ब्रेक होगा। तो अलग अलग एसिड अलग अलग थे, लेकिन H+ कॉमन होगा सारे एसिड में। इसी तरह सारे बेस में OH- कॉमन होगा। अब एक और बात हो जरा समझते हैं कि अगर मान लिया जाए एक एक्टिविटी के साथ समझते हैं, एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है 2.2.1 व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि एसिड और बेस को अगर वाटर में मिलाइए तो वो आयंस में ब्रेक होता है। पर अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एक्टिविटी से, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। क्या है कि मान लिया जाए कि हमने एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ठीक है ना, करीब उसमें हमने 1 ग्राम सॉलिड NaCl ले लिया और उसके बाद उसमें हमने थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिलाया। बात समझिएगा, उसमें थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। तो आप क्या देखेंगे कि एक, अच्छा, बाद में हमने उसमें कॉर्क लगा दी, कॉर्क लगाने के बाद एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस फिगर 2.4 जो है उसको आपको देखना, आपको अपने आप सामने स्लाइड पर देखिए, उसमें भी मैंने वो फिगर बना रखा है। एक टेस्ट ट्यूब ली गई है जिसमें NaCl लिया गया, उसमें HCl डाला जा रहा है, कॉर्क लगा दी गई है, डिलीवरी ट्यूब लगा दी गई है, एक गैस बाहर आएगी। ये जो गैस है ना वो HCl गैस है। HCl आप कहेंगे सर HCl तो एसिड होता है, पर HCl एसिड तब होता है जब वो वाटर उसमें मिला होता है। अगर वाटर ना मिला हो तो वो HCl गैस होती है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। अब ये देखेंगे जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये ड्राई है। अच्छा, अगर ड्राई ना हो थोड़ी बहुत भी तो क्या करेंगे, जो ये डिलीवरी ट्यूब लगी है ना उसमें क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड, मतलब ये जो होता है बाहर गार्ड ट्यूब लगा दी जाती है। जो गार्ड ट्यूब होती है उसमें कैल्शियम क्लोराइड की एक अंदर लेयर होती है, उसका काम होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे जो गैस यहां से बाहर निकलेगी HCl, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जो भी गैस बाहर निकलेगी वो पूरी तरह से ड्राई होगी। ड्राई मतलब उसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं होगा। अगर वाटर कंटेंट हो गया तब तो वो HCl एसिड बन जाएगा ना। अभी HCl गैस की बात करते हैं। तो आप क्या देखेंगे, जब ये HCl गैस जो होती है, आप क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को इस गैस के पास लेकर के आते हैं। उस डिलीवरी ट्यूब से गैस बाहर निकल रही है, आप ब्लू लिटमस पेपर को उसके पास लाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं। ब्लू लिटमस जो है रेड में टर्न नहीं हुआ, जबकि आपने पढ़ रखा था कि जो एसिड होता है वो तो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है, और HCl तो एसिड है। भले वो गैस के फॉर्म में यहां निकल रहा हो पर है तो एसिड, लेकिन उसने ब्लू लिटमस को रेड में टर्न नहीं किया। फिर क्या, फिर अगर आप उस ब्लू लिटमस पेपर में थोड़ा सा उसे भिगो ले, थोड़ा सा गीला कर ले, यानी कि उसको लिटमस पेपर को थोड़ा सा आपने क्या कर लिया, वेट कर लिया। अब आप आइए और उसे वापस वहां पर जहां से गैस निकल रही है वहां पर उस लिटमस पेपर को लगाइए। देखिए उन्होंने लगाया तो आप देखेंगे जितने पार्ट में गैस जो होगी उसको टच करेगी लिटमस पेपर को उतना पार्ट रेड हो जाएगा, यानी कि ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो गया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जो ये कोई भी एसिड होता है जब हम उसे वाटर में मिलाते हैं तब उसका जो असर होता है, उसका जो भाई वो एसिड है तो जो एसिडिक कैरेक्टर उसका है वो तभी वो शो करता है जब हम उसे किस में मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं। जब तक एसिड को वाटर में ना मिलाया जाए तब तक वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। ये एक्टिविटी हमें ये बात समझा रही है। बात समझ आई? एक बार बहुत जल्दी जल्दी समझ लीजिए। एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, उसमें कॉमन सॉल्ट NaCl लिया गया है, उसमें H2SO4 डाला जा रहा है कुछ ड्रॉप्स, उसमें कॉर्क लगा दी गई है, डिलीवरी ट्यूब लगा दी गई है, रिएक्शन होगी, एक गैस निकलना शुरू हो जाएगी। वो जो गैस होगी अगर हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर उसके साथ में लेकर के जाएं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, अगर वो ड्राई गैस है। कई बार होता है कि टेस्ट ट्यूब ली गई लेकिन उसमें थोड़ी सी लापरवाही की वजह से थोड़ा बहुत पानी है तो गैस के साथ भी वो वाटर भी बाहर आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चेंज हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, गार्ड ट्यूब लगा देते हैं जो कैल्शियम क्लोराइड की होती है और उसका काम होता है सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरह से उसमें बिल्कुल वाटर नहीं होता। तो हम देखेंगे वो ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही हम उस लिटमस पेपर को थोड़ा सा पानी से भिगो देंगे तो आप देखेंगे कि अब चेंज हो जाएगा। बात समझ आई? इससे पता चलता है कि जो एसिड होता है वो अपना असर तभी दिखाता है जब हम उसे वाटर में मिक्स करते हैं और तभी वो आयंस में डिसोसिएट भी होता है।
देखिए एनसीईआरटी कहती है कि दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। HCl में हाइड्रोजन आयन तभी प्रोड्यूस होगा जब वाटर की प्रेजेंस होगी। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर पानी नहीं होगा तब तक HCl से H प्लस और Cl माइनस में वो टूटने वाला नहीं है, और नहीं टूटेगा तो जो एसिडिक कैरेक्टर है उसका वो उसका शो ही नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन उठेगा कि अगर एसिड को वाटर में मिलाएं तो क्या होगा। HCl को जब आप H2O में मिलाएंगे तो H प्लस निकल जाएगा और Cl माइनस टूट जाएगा, वो H प्लस वाटर के साथ मिल करके, बात समझिएगा, HCl ब्रेक होगा H प्लस और Cl माइनस में, फिर वो H प्लस वाटर यानी H2O के साथ मिल करके H3O प्लस बना लेगा। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हालांकि किसी किसी बुक में H प्लस ही लिखा रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार लिख देते हैं H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्या बन जाएगा, H3O प्लस, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट, अच्छा इसका रीजन क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कभी भी एग्जिस्ट एलोन नहीं करता है। जब भी वो मतलब अकेला होता है तब तक वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ रहे, एलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब मेरे कहने का ये है कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब भी वो H प्लस अकेला होता है तो वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, H3O प्लस बना लेगा। ध्यान रखिएगा H3O प्लस क्या है, वो हाइड्रोनियम आयन है। तो हाइड्रोजन आयन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है अकेला, तो वो क्या करता है, वाटर के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसी तरह से मान लीजिए बेस है NaOH, अगर आप उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उसको जब आप वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो वो Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। इसी तरह जब KOH को वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो वो K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। और अगर आप MgOH वोल्टाइज यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो वो भी Mg प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताता हूं। इतना तो आप समझ चुके हैं ना कि एसिड जो होते हैं वो अपना एसिडिक जो कैरेक्टर होता है वो तभी शो करते हैं जब उनको वाटर में डिसोसिएट किया जाता है, यानी पानी में उसको मिलाया जाता है। यही सेम कंडीशन होती है बेसिस के साथ भी। बेसिस को जब तक आप वाटर में डिसोसिएट नहीं करेंगे तब तक बेसिस का जो असर होता है वो आपको नहीं दिखेगा। बात समझ रहे हैं, और आपने एक एक्टिविटी के थ्रू इस बात को बहुत अच्छे से समझा भी। उस एक्टिविटी में आपने समझा कि HCl जब ड्राई थी, यानी वो ड्राई HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड जब गैस के फॉर्म में थी, तब उसने लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं डाला। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, हमने उस लिटमस पेपर को थोड़ा सा भिगो लिया, वो हल्का गीला हो गया, तो वही HCl अब जब लिटमस से पेपर से आकर के टकराती है तो उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो उसमें घुल जाती है और अब वो आयंस में डिसोसिएट हो जाती है, और उसके असर से लिटमस पेपर ब्लू से क्या होता है, रेड में टर्न हो जाता है। इतनी बात समझ गई, आ गई सभी को। देखिए क्लास, एक बात और समझ लीजिए, जो बेसेस होते हैं ना वो सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं। ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, उनको एल्कलीज कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एल्कलीज क्या होते हैं, तो हम बताते हैं कि ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एल्कली कहा जाता है। इसीलिए देखिए एनसीईआरटी में डू यू नो में लिखा हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सारे बेस पानी में नहीं घुलते। एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, एल्कली एक ऐसा बेस होता है जो पानी में घुल जाता है। दे आर सोपी टू टच, मतलब वैसे बेस का ये नेचर है कि वो टच करने पर सोपी होते हैं, सोप के जैसे होते हैं, ठीक है ना। बिटर होते हैं टेस्ट में, और कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब जिस जगह पे अगर कहीं गिर जाएंगे तो वो उस जगह को पूरा जला सकते हैं, गला देते हैं, तो कोरोसिव होते हैं। यानी कि जिस बर्तन में भी रखते हैं, इसीलिए आप उनको हर जगह नहीं रख सकते, मेटल के साथ रखेंगे तो वो रिएक्ट कर लेंगे और मेटल को ही गला देंगे। तो हम उसको ऐसी चीज में रखते हैं जिससे वो रिएक्ट ना करे, जैसे प्लास्टिक में रख देते हैं या इस तरह की चीजों में रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये बात। अब आप देखिए, जितने भी एसिड होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं, और जितने बेस होते हैं वो H माइनस देते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। यानी कि वाटर बनता कैसे है, एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस आपस में मिल जाते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्यों सॉल्ट के साथ वाटर बनता है, पहले समझिए ध्यान से। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में ये बात समझाई गई है कि HX, मतलब यहां पे HX जानते हैं क्या है, एसिड है,
क्योंकि उसमें H प्रेजेंट है, और MOH क्या है, वो बेस है क्योंकि उसमें OH प्रेजेंट है। तो एसिड का H और बेस का OH आपस में मिलकर के HOH, यानी HOH का मतलब है H2O, HOH मतलब 2 H और 1 O, तो H2O ये क्या है, वाटर है, और MX जो बना वो क्या है, वो सॉल्ट है जो बनता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस होता है, ये आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, और बाकी जो बचता है उससे क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। तो बात यहां तक समझ आ गई। चलिए अब हम इस बात पर बात करते हैं, क्या होगा जब वाटर को हम मिक्स करेंगे, किसमें, एसिड में, या एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे, दोनों बातें हैं। तो इसको हम अगली उससे समझते हैं। देखिए हमेशा याद रखिए, मैं आपको यही बता देता हूं, कभी भी वाटर जो होता है उसमें हमेशा एसिड को मिक्स किया जाता है, पर कभी भी एसिड में वाटर को मिक्स नहीं करते। बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ध्यान से समझिए, कभी भी हम एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं, क्योंकि एसिड में जब वाटर, देखिए ये जो वाटर और एसिड की रिएक्शन होती है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप ज्यादा, मान लीजिए आपने क्या किया, एसिड में वाटर मिलाया, तो जब आप एसिड में वाटर मिलाएंगे तो इतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी कि जिस टेस्ट ट्यूब में आपने वो एसिड ले रखा है वो टेस्ट ट्यूब टूट सकती है। कई बार होता है कि वो एसिड जो होता है अचानक से स्प्लैश आउट बाहर आ सकता है और आपके चेहरे पे गिर सकता है, आपके हाथों में गिर सकता है, जिससे आप जल सकते हैं। तो इसलिए कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाते, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है और एसिड जो होता है वाटर से तेजी से रिएक्ट करता है और बहुत बड़े अमाउंट पे हीट जो होती है वो इवॉल्व होने लगती है, इस वजह से ऐसा करते हैं। इसलिए हमेशा क्या होता है, वाटर में एसिड मिलाया जाता है, वो भी धीरे धीरे ड्रॉप में डाला जाता है, और उसे कॉन्स्टेंटली स्टीयरिंग, मतलब उसे घुमाते रहते हैं, एक रॉड से उसको घुमाते रहते हैं, ताकि जो भी हीट प्रोड्यूस हो वो सारी की सारी हीट जो है वो उसमें धीरे धीरे क्या हो जाए, खत्म हो जाए, एटमॉस्फेयर में चली जाए, और फिर वो ठंडा हो जाए, फिर उसमें थोड़ा एसिड डालेंगे, फिर उसे घुमाएंगे, और फिर वो हीट एटमॉस्फेयर में जब चली जाएगी तो फिर उसमें थोड़ा सा एसिड डालेंगे। इस तरह से वाटर में हमेशा एसिड मिलाया जाता है, कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाया जाता। एक्टिविटी 2.10 आप समझते हैं, एक फिगर बना है 2.5, वो फिगर आपको यही बताया कि एसिड अगर आपके से हमेशा दूर रहे, उसको कभी भी ऐसा ना रखें कि वो आपके हाथ पे गिर जाए या कुछ भी, अगर ऐसा होगा तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, घातक होगा, वो बहुत नुकसान हो सकता है। आप इस बात को समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर, चाहे बेस हो चाहे एसिड हो, दोनों को ही क्या करते हैं, वाटर में मिलाते हैं। कभी भी बेस में डायरेक्ट वाटर नहीं डालते हैं या एसिड में कभी वाटर नहीं डालते हैं। तो क्यों, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जब आप वाटर में ये मिक्स करते हैं तो आप बहुत केयर से ये काम करते हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। हमें एसिड को वाटर में बहुत स्लोली, धीरे धीरे मिलाना पड़ता है, विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग, और उसे लगातार घुमाते रहना पड़ता है। बात समझ रहे हैं। इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड, अगर आप वाटर को ऐड कर देंगे कंसंट्रेटेड एसिड में, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। तो जो हीट जनरेट होगी वो उस मिक्सचर को स्प्लैश आउट कर देगी, तेजी से मिक्सचर को बाहर फेंक देगी, एंड कॉज बर्न्स, और आप जल सकते हैं। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, और इससे ग्लास कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है, ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन। जैसा वार्निंग साइन ये बना है 2.5 फिगर आप सबने देखा, इसे ध्यान रखिएगा इस वार्निंग साइन को। कई बार ये वार्निंग साइन बना के पूछ लेते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो भी हमें बताना पड़ता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखिएगा। बात समझ गए। अब देखिए, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O+ और OH- पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि एसिड या बेस को वाटर में मिलाने से जो H+ आयन या H3O+ आयन, एक ही बात है, H3O+ कहिए या H+ आयन कहिए, और OH- आयन जो होता है उस पर, उसके कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ता है।
तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप क्या करते हैं, एसिड या बेस को वाटर में मिलाते हैं तो H3O+ आयन या OH- आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम में उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूशन। ठीक है ना। और उस एसिड को या उस बेस को जिसमें ये प्रोसेस हुआ है उसे कहते हैं डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस। बात समझ आई। इसलिए ये क्वेश्चन भी आता है कि डाइल्यूशन क्या है, तो आपको बताना पड़ सकता है, आपको ये बताना पड़ सकता है कि जो है डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूटेड बेस क्या होता है। जब आप वाटर में धीरे धीरे एसिड को मिक्स करते हैं तो उससे उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज होता जाता है, इसको कहा जाता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। और जब आप वाटर में धीरे धीरे बेस को मिक्स करते हैं तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में OH- आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है और इसे कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ बेस। तो अब बात आप समझ गए होंगे, डाइल्यूशन समझ गए। आप ये भी समझ गए कि एसिड और बेस में हम वाटर नहीं मिलाते हैं, बल्कि वाटर में एसिड और बेस मिलाया जाता है, वो भी धीरे धीरे मिलाते हैं और उसे कॉन्स्टेंटली स्टीयर मतलब उसे घुमाते रहते हैं, ताकि जो हीट अगर यहाँ जनरेट हो वो इतनी ना हो जाए अचानक से कि उससे जो टेस्ट ट्यूब या बीकर जिसमें आपने उसे ले रखा है वो ब्रेक हो जाए, वो टूट जाए। तो मेरी बात समझ गए। तो इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और बातें आपसे करेंगे। तो उम्मीद है आपको यहां तक बातें समझ आई होंगी। इसे बहुत ध्यान से समझिए और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उस कमेंट के आधार पर आपका जो आंसर देने का पूरी कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।